Welcome students, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान विषय में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 5वें यूनिट में प्रवेश कर लिया है, जहां पर हम लोगों को व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानना है। ये टॉपिक जैसे लर्निंग और टीचिंग इम्पोर्टेंट है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षा मनोविज्ञान का एक आधारभूत विषय है, आधारभूत टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। ये आपको इसके बारे में जानना होता है, तभी आप एक सफल शिक्षक बन पाते हैं। तो ये एजुकेशन पेपर से नेट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स या सीटेट एस्पायरेंट्स, एमएड के स्टूडेंट्स, बीएड के स्टूडेंट्स, सबों के लिए समान रूप से उपयोगी है। काफ़ी ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे, और जहां पर कुछ क्लियर करने की आवश्यकता महसूस हो, आप हमारे साथ संपर्क करेंगे और डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में देखा, डिस्कस किया। इसके बाद हमने उन सभी कारणों को जानने का प्रयास किया जिससे ये व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने प्रकार हैं और इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द को आप समझ चुके होंगे। एक बालक दूसरे बालक से जिन आंतरिक और बाहरी गुणों के आधार पर भिन्नता दिखाता है या उससे अलग है, ये उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता है। चूंकि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन सभी अवस्थाओं में बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है, तो वैसी सभी विशिष्टताएं अपना आकार ग्रहण कर रही होती है। तो ये सही शेप ले सके, सही ढंग से इसका विकास हो सके, सही दिशा की ओर ये आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यक होता है कि शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार हैं या इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कई प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों को मनोवैज्ञानिकों ने दो तरीके से कैटेगराइज करने का प्रयास किया। पहला वर्ग जो है वो ये कहता है कि सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दो ही कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहिए या दो ही वर्गों में वर्गीकृत करना चाहिए। एक होता है एक्सटर्नल, बाहरी, और दूसरा होता है इंटरनल यानी आंतरिक। आंतरिक गुणों और बाहरी गुणों के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो इसको इन्हीं दो कैटेगरी में रखा जाए, यानी आंतरिक और बाहरी दो कैटेगरी में। लेकिन बाद के वर्षों में जो स्टडी किया गया, इस आधार पर तय किया गया कि नहीं, जीवन के लिए जरूरी वे सभी क्षेत्र जिसका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में होता है, तो उन सारे कैटेगरीज के आधार पर इसको कैटेगराइज किया जाना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कितने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको किन किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों के बारे में बता रहा हूँ। सारे शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हालांकि इसका पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुने और समझें, तो ये ज़्यादा उपयोगी होगा। तो मुख्य प्रकार में सबसे पहला आता है शारीरिक यानी फिजिकल। शरीर के आधार पर दो व्यक्ति भिन्न होते हैं। दूसरा है मेंटल, मानसिक। मानसिक आधार पर भी लोगों में भिन्नता देखी जाती है। इसके बाद इमोशनल यानी संवेगात्मक। तो संवेगों के आधार पर व्यक्तियों के बीच भिन्नता स्थापित की जाती है या समझा जाता है। इसके बाद है इंटरेस्ट, अभिरुचि। अभिरुचि के बाद है एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। इसके बाद कैरेक्टर, चारित्रिक। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। इसके बाद है गत्यात्मक योग्यता, मतलब मोटर एबिलिटीज। देखिए, मोटर एबिलिटीज दो तरह के होते हैं, एक ग्रॉस मोटर
और दूसरा फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में एंटायर बॉडी को इंक्लूड किया जाता है, पूरे शरीर के गति को, पूरे शरीर के मूवमेंट को जब हम रीड करते हैं तो उस टॉपिक का नाम होता है ग्रॉस मोटर। ग्रॉस यानी समग्र, सभी मिले हुए हैं इसमें, यानी पूरा पूरा शरीर, ग्रॉस मोटर, पूरे शरीर की गति। दूसरा है फाइन मोटर। फाइन मोटर में वे सारे मसल्स आते हैं जो छोटे छोटे स्तर पर अपना काम करते हैं, यानी किसी एक अंग से जुड़ा हुआ। तो जैसे हाथ की उंगलियों का जो एक्सरसाइज होगा वो फाइन, या इसकी जो गति होगी वो फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी। या फिर अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, इस दौरान आप देखते हैं कि आपके फाइन मोटर्स ही यूज में होते हैं, उस समय पूरा बॉडी यूज में नहीं होता। तो ये सारे एक्टिविटीज फाइन मोटर के अंदर आते हैं। तो जब भी गत्यात्मक योग्यता की बात होगी, मोटर एबिलिटीज की, तो आप इससे यही समझेंगे कि यहाँ पर ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों की बात की जा रही है। इसके बाद है थॉट्स, यानी कि आपका विचार, वैचारिक। तो विचार के स्तर पर दो लोगों में भिन्नता आप देखते हैं। इसके बाद है स्पेशल एबिलिटीज, यानी विशिष्ट योग्यता। एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के मुकाबले कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। तो उन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद है उपलब्धि, यानी अचीवमेंट्स। तो जिसकी जैसी उपलब्धि होगी वो ऑब्वियस है कि दूसरों से अलग होगा। जैसे आप एक क्रिकेटर की ही बात करें तो सारे क्रिकेटर्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और उनके अपने अपने अचीवमेंट्स हैं। सचिन तेंदुलकर आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे महानतम बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती है। और सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, उनको आदि पुरुष क्रिकेट में कहा जाता है। दोनों महान हैं और सचिन और ब्रैडमैन दोनों एक दूसरे को महान कहते हैं, लेकिन दोनों के बीच पर्याप्त भिन्नता देखी और समझी जा सकती है। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र में आप अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इसके बाद है लिंग के आधार पर, यानी सेक्स के आधार पर। इसके बाद है सोशल, यानी सामाजिक। फिर इंस्टिंक्ट, यानी कि मूल प्रवृत्ति या अंतर्नाद। इसके आधार पर भी दो लोगों में पर्याप्त भिन्नता देखी जाती है। अगला जो प्रकार है वह है लर्निंग। लर्निंग के आधार पर भी आप व्यक्ति के बीच में अंतर स्थापित करते हैं, यह भी व्यक्तिगत मामला है लर्निंग। लेकिन दो लोगों के लर्निंग एबिलिटीज को अगर कंपेयर करें तो दोनों में पर्याप्त भिन्नता देखी जाएगी। कोई हो सकता है लेक्चर मेथड से आसानी से सीख जाए, तो कोई एक्टिविटी मेथड से अच्छे से सीख सकता होगा। सीखने की योग्यता बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न है। इस आधार पर हम लोगों में अंतर करते हैं। इसके बाद है भाषा और संस्कृति, लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे अपने झारखंड की ही बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कम्युनिटीज यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। 32 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन सब का अपना अपना लैंग्वेज है। तो एक का लैंग्वेज दूसरे के लैंग्वेज से अलग है, एक का कल्चर दूसरे के कल्चर से अलग है। तो इस आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में भिन्नता आप आराम से स्थापित कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक आधार यह भी बनता है। इसके साथ साथ अभिक्षमता में भिन्नता, यानी जो एप्टीट्यूड है आपका, उसके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। किसी काम को करने की आपकी मनोदशा और आपकी पूरी तैयारी या आपके काम करने का जो तरीका होता है, ये दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा। एक ही शिक्षक के स्टूडेंट्स एक ही प्रकार के समस्या को अपने अपने ढंग से सॉल्व करते हैं। इससे यही समझ में आता है कि सबका एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, उसकी अभियोग्यताएं अलग अलग होती है। मूल्यों में जो विभिन्नता होती है, यानी डिफरेंसेस इन वैल्यूज, इसके आधार पर भी दो व्यक्तियों के बीच में भिन्नता स्थापित किया जाता है। आप कहते हैं कि उसमें नैतिक मूल्य की अधिकता है, तो किसी के बारे में आप कहते हैं कि उसमें व्यवहारिक मूल्य की अधिकता है। तो मूल्यों के आधार पर भी व्यक्तिगत योग्यताओं में भिन्नता देखी जाती है। इसके बाद है डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ एस्पायरेशन, यानी आकांक्षा में भिन्नता। दो व्यक्तियों की इच्छाएं
कभी भी समान नहीं हो सकती है। एक ही चीज को प्राप्त अगर करना हो, मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, दोनों एक ही चीज की आकांक्षा कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके आकांक्षा के तरीके में भी पर्याप्त रूप से भिन्नता देखी और समझी जा सकती है। ये बहुत सारे आंतरिक और बाहरी गुणों पर भी आधारित होता है। इसके बाद है आत्मधारणा में भिन्नता, यानी डिफरेंसेस इन सेल्फ कंसेप्ट। यानी आपकी अपनी जो धारणा होती है किसी चीज के प्रति, जो विश्वास होता है, जो कुछ आप उसके बारे में सोच लेते हैं, वह भी प्रायः दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। साम्यता भी हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से साम्य नहीं होगा, वो भिन्न होगा, क्योंकि यही भिन्नता आपका अपना है, ये आपका निजी है, आपका व्यक्तिगत है। तभी तो इसे व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार माना गया है, या व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। यानी इतने सारे प्रकार, जो अभी टोटल 25 आइटम्स मैंने आपको बताए, 25 टाइप्स जो अभी डिस्कस किया गया, जिसके नाम अभी आपको हमने बताया, इतने आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इतने प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। इतने प्रकार की भिन्नताएं वास्तव में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप मनोविज्ञान के स्तर पर जाएं, दर्शन शास्त्र के स्तर पर जाएं, सामाजिक स्तर पर जाएं, तो ये भिन्नताओं की एक लंबी श्रृंखला बनती है। लेकिन हमारा उद्देश्य उन्हीं सारे पॉइंट्स पे होता है जो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इतने लेवल पे अगर आप वर्क कर पाते हैं तो मनुष्यों के बीच में पर्याप्त डाइवर्सिटी होगी, वो फैक्ट्री प्रोडक्ट के जैसे समान या इक्वल नहीं होंगे, और हर व्यक्ति में अपना खास गुण होना, यही प्राकृतिक स्वभाव है, यही नेचुरल फेनोमेनन है। प्रकृति में विविधता एक अनिवार्य नियम है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किस प्रकार 100% सेम हो सकता है। इवन देखा गया जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो वैसे बच्चे जो जुड़वा हैं और दोनों समलिंगी होते हैं, एक ही लिंग के होते हैं, उनके चेहरे में, उनके हाव भाव में, इवन खाने और बचपन में रोने इत्यादि चीजों में उनमें पर्याप्त समानता होती है। उसके बावजूद भी इन 25 लेवल्स पे, इन 25 टाइप्स के आधार पर आगे चलकर देखा गया है कि कुछ न कुछ भिन्नताएं अनिवार्य रूप से देखी जाती है। तो जो कुछ भी गुण आपका आंतरिक गुण है, जो सिर्फ आपका है, वो दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होगा। इसीलिए इसे व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत शामिल किया जाता है, पढ़ा जाता है। और टीचर को अगर इन सारी चीजों का ज्ञान हो तो वो अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ समान व्यवहार करेगा, उनके लिए उत्तम शिक्षण का आयोजन करेगा। तो इसको, इन 25 टाइप्स को दो भागों में डिस्कस किया गया है, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला मत जो है, पहली विचारधारा जो है, वो इसको इंटरनल और एक्सटर्नल, इंट्रा डिफरेंसेस और एक्सटर्नल डिफरेंसेस के आधार पर कैटेगराइज करने की बात करता है। तो इन 25 आइटम्स में से आप देखेंगे कौन सा ऐसा गुण है जो बाहरी है, जो शरीर के आधार पर है, या जिसको देखा जा सकता है। उन सब को आप एक्सटर्नल डिफरेंसेस के अंतर्गत शामिल करेंगे, बाहरी भेद के अंतर्गत। और वैसे सारे के सारे आइटम्स जो कह सकते हैं आप इंटेंजिबल होते हैं, अमूर्त होते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, या जिसका अवलोकन किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवहार में किया जा सकता है, उसको इंटरनल डिफरेंसेस के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है। और दूसरा मत जो है वो कई आधारों पे इसे वर्गीकृत करने की बात करता है, जैसे शारीरिक क्षेत्र के आधार पर, मानसिक क्षेत्र के आधार पर, संवेगात्मक क्षेत्र के आधार पर, सामाजिक क्षेत्र के आधार पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे आदर्श मूल्यों के आधार पर, जातीय और राष्ट्रीय भिन्नताओं के आधार पर, और अन्य बहुत सारे अवधारणाओं के आधार पर। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के उन सभी आधारों के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम वहां देखेंगे कि कितने क्षेत्र निर्मित किए गए हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, उसके अंतर्गत किस किस
व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों को रखा गया है। तो मिलते हैं अपने अगले अंक में। साथियों, ऐसा है कि जो कुछ भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप नोट भी करें, आप उसको समझने का भी प्रयास करें, लेकिन हमें खुशी तब होगी जब उसमें उठने वाले जो भी डाउट्स है आप हम तक पहुंचाएं और हमारे साथ डिस्कस करें। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।